फतेहपुर के पावन धरती पे श्री जगन्नाथ जी का मंदिर खुल रहा है। फतेहपुर जनपद के लिए सौभाग्य की बात है और मैं तो कहूंगा कि फतेहपुर की धरती पवित्र हो गई। बिल्कुल ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, दिन रात इस कार्य के लिए लगे हुए हैं। संतोष तिवारी जी, अनामित तिवारी जी, दोनों भाई लगे हुए हैं। जी जी, इसमें कोई निसंदेह, उन पे कोई संदेह नहीं करना। जी जी। श्री राम भद्राचार्य जी आ रहे हैं कि यह धरती धन्य हो गई फतेहपुर की जी। इतना बड़ा समागम या तो अयोध्या में देखने को मिला है या इस भूमि पूजन में देखने को मिल रहा। अपने फतेहपुर फेमस है कि यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे अगर जाना है देखना है तो ऐसा कुछ खास चीज नहीं है। तो इतना बड़ा जो प्रोजेक्ट फतेहपुर में आप लोग ला रहे हो तो इससे नहीं, ये प्रोजेक्ट नहीं है। जी जी, इसको प्रोजेक्ट मत कहें। यह एक तरह से ये मानो कि एक भक्त भगवान जगन्नाथ जी को लाना चाहता है, उसकी अपनी एक श्रद्धा है। जी जी जी, उनको भगवान ने बहुत कुछ जी जी दिया है। जी जी। फिर भी एक मंदिर बनने से, जैसे अयोध्या मंदिर, राम मंदिर बना तो वहां पे लोग गए ना। नहीं, आसपास के लोगों को क्या नाम है, बिल्कुल। मैं अभी आपसे कहा कि यह श्रद्धालुओं का केंद्र भी बनेगा, एक तरह से पर्यटक स्थल भी बन जाएगा। मैं उसी चीज की बात करूं, एक शहर को काफी लाभ होता है। बहुत दिवाली से पहले ही हमारे पटाखा मंडी में बहुत बड़ी आग लग गई, तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहोगे? आप उस समय पहुंचे भी थे मौके पे? मैं जो देखने गया था, जो मेरे संज्ञान में निकल आया कि अगर कहीं कोई त्रुटि है तो वह फायर ब्रिगेड की नजर आती है। और भगवान राम की कृपा है, दीपावली का समय था, हानि हुई है लेकिन जनहानि नहीं। ये बहुत बड़ी बात है। फिर भी आपको नहीं लगता कि मौके पे फायर ब्रिगेड अगर पहुंच जाता तो? क्योंकि मैंने सारी वीडियो सिर्फ जलते हुए देखी है, लास्ट तक सब कुछ जल गया लेकिन बुझाने कोई नहीं आया। देखिए, मैंने आपसे एक बार कह दिया ना कि कहीं ना कहीं त्रुटि थोड़ी फायर ब्रिगेड की है। हरिओम वाल्मीकि जी के साथ सदर हॉस्पिटल के पीछे उनको कुछ लोगों ने मार के उनकी हत्या कर दी, और उसके बाद राहुल गांधी जी भी पहुंचे वहां पे। यह भी कोई जानबूझ के हरिओम जी की हत्या का प्रयास नहीं था, लेकिन कुछ लोगों ने उसको चोर समझकर, राह चलते लोगों ने उनको मारने का काम किया है। अंशु मौर्य, यूट्यूब वाले बाबा आपसे मिलने आए थे, कैसे लगे वो आपको? देखिए क्या है ना, प्रतिभाएं हैं, वह लोग अपना भी काम करते हैं, लोगों को बताने का और सिखाने का भी काम करते हैं। जैसे शिवम तिवारी हैं, हमारा फतेहपुर के नाम से उनका पेज चलता है। मैं आज उनको भी सम्मानित करूंगा। जी अध्यक्ष जी, कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया, फाइन हूँ। हमारे फतेहपुर के पावन धरती पे हनुमान मंदिर पक्का तालाब के पास श्री जगन्नाथ जी का मंदिर खुल रहा है, उसके ऊपर आपके क्या विचार हैं? देखिए, ये फतेहपुर जनपद के लिए सौभाग्य की बात है। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि इतना बड़ा संतों का समागम अपने फतेहपुर में होगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जगन्नाथपुरी जा नहीं पाते, और संतोष तिवारी जी के मन में जो भी भाव आया हो या भगवान जगन्नाथ जी ने उनको जो प्रेरणा दी हो, उसके स्वरूप ही उन्होंने अपने मन में कोई निर्णय लिया है। और मैं तो कहूंगा कि फतेहपुर की धरती पवित्र हो गई। बिल्कुल। और जिस स्थान में वह कार्यक्रम और भूमि पूजन हो रहा, वह तो पवित्र हो ही गई। जो फतेहपुर जनपद है वह गंगा और जमुना के बीच में है, जिसको द्वाबा की धरती कहा जाता है। और उस धरती पर स्वयं जगन्नाथ भगवान चलकर विराजमान होंगे भूमि पूजन के बाद, तो हम सब जनपद वासियों के लिए गर्व की बात है। और मुझे ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में आसपास जो मुझे जानकारी हो रही है, उस जानकारी के अनुसार जो उनका जगन्नाथपुरी में स्वरूप है,
उसका ही वो स्वरूप देने का काम किया जाएगा। ऐसी संतोष तिवारी जी से हमारी बात हुई है, उन्होंने बताने का बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, दिन रात इस कार्य के लिए लगे हुए हैं संतोष तिवारी जी और अमित तिवारी जी, दोनों भाई लगे हुए हैं। जी जी, इसमें कोई नहीं संदेह, उन पे कोई संदेह नहीं करना। जी जी, पूरी मेहनत और लगन और ईमानदारी के साथ भगवान जगन्नाथ जी को भूमि पूजन के बाद वो स्थापित करेंगे। जगन्नाथ भूमि पूजन के लिए श्री रामभद्राचार्य जी आ रहे हैं, तो उनके ऊपर आप क्या कहना? मैंने क्या ना कि यह धरती धन्य हो गई फतेहपुर की जी, इतना बड़ा समागम या तो अयोध्या में देखने को मिला है या इस भूमि पूजन में देखने को मिल रहा। जो भी संत आएंगे हम उनका स्वागत वंदन अभिनंदन। आपने आपकी भेंट हुई आज से? अभी तक तो नहीं हुई, लेकिन लोग कहते हैं कि वो नेत्र विहीन है, और मैं तो कहूंगा कि नेत्र विहीन जरूर है, लेकिन जो चमक है, जो ऊर्जा है, वह ध्वनि के तरंगों के साथ हमारे पूजनीय संत रामभद्राचार्य जी उसको अपने मस्तिष्क में पकड़ने का काम करते हैं, और उसके बाद जो ऊर्जा की तरंगे निकलती हैं, वह ऊर्जा पूरे देश को, उन सनातनियों को जिनको दिखाई भी देता है लेकिन वो समझ में नहीं आता, और उनको दिखाई नहीं देता लेकिन वह ध्वनि के तरंगों के माध्यम से सभी सनातनियों को अपने मस्तिष्क में जो भी संसार में हो रहा, जो भी हमारे गीता रामायण पुराण है, उनको कंठस्थ हैं, और वो हम सब लोगों को ज्ञान देने का काम करते हैं। जगत गुरु रामभद्राचार्य। तो आपको क्या लगता है कि हमारे फतेहपुर में इतना बड़ा श्री जगन्नाथ जी का मंदिर पूजन होगा, उसके बाद बनेगा, तो इससे क्या बाहर के लोग, टूरिस्ट अट्रैक्ट करेंगे फतेहपुर? बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूं कि आसपास के लोग बनने के बाद आप देखिएगा जो स्थान है वो तो मंदिर के रूप में रहेगा। जी जी जी, लेकिन आप यह मानो कि यह एक तरह से श्रद्धालुओं का केंद्र बन जाएगा। वही मैं कहना चाह रहा था, जैसे अपने फतेहपुर फेमस है कि यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे अगर जाना है, देखना है, तो ऐसा कुछ खास चीज नहीं है, तो इतना बड़ा जो प्रोजेक्ट फतेहपुर में आप लोग ला रहे हो, तो इससे नहीं, ये प्रोजेक्ट नहीं है। जी जी, इसको प्रोजेक्ट मत कहें, यह एक तरह से ये मानो कि एक भक्त भगवान जगन्नाथ जी को लाना चाहता है, उसकी अपनी एक श्रद्धा है। जी जी जी, उनको भगवान ने बहुत कुछ जी जी दिया है। जी जी, यश कीर्ति वैभव सब कुछ दिया है, वो उनको जो भी हो। फिर भी एक मंदिर बनने से, जैसे अयोध्या मंदिर, राम मंदिर बना, तो वहां पे लोग गए ना, नहीं, आसपास के लोगों को क्या नाम, बिल्कुल। मैं अभी आपसे कहा कि यह श्रद्धालुओं का केंद्र भी बनेगा, एक तरह से पर्यटक स्थल भी बन जाएगा। मैं उसी चीज की बात करूं, एक शहर को काफी लाभ होता है, उसके आसपास के जो वहाँ पे जो वहाँ पे उनको रोजगार मिलता है, बहुत। तो उस चीज पे क्या बढ़ावा होगा? आप बिल्कुल बढ़ावा होगा। देखिए क्या है, जो जगन्नाथ हर साल जो यात्रा निकलती है, जो मैंने पढ़ा है और संतों के मुंह से भी सुना है, वह जो मूर्ति है उसको अलग करने के बाद उस मूर्ति में जब दूसरी बनती है तो उसमें जीव डाला जाता है, और पूरी प्राण प्रतिष्ठा होती है। प्राण प्रतिष्ठा। और पूरी दुनिया में जितनी बड़ी रसोई जगन्नाथपुरी में है शायद कहीं हो, और जहां भी जगन्नाथ भगवान जी स्थापित होंगे, जहां भी या स्थापित हैं, वह प्रदेश, वह जिला अन्नपूर्णा से कभी खाली नहीं रहेगा, वहां के लोग भूखे नहीं रहेंगे। बहुत बढ़िया। अध्यक्ष जी, अभी दिवाली से पहले ही हमारे पटाखा मंडी में बहुत बड़ी आग लग गई, तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहोगे? आप उस समय पहुंचे भी थे मौके पे, क्या आपको देखने को मिला वहां पे? देखिए, इसको आप यह माने कि ये संयोग है, कोई जानबूझकर ये घटना नहीं घटी, लेकिन हाँ थोड़ा सजग रहते, प्रशासन थोड़ा सजग रहता, तो मैं जो देखने गया था, जो मेरे
संज्ञान में निकल आया कि अगर कहीं कोई त्रुटि है तो वह फायर ब्रिगेड की नजर आती है, और बाकी कोई ऐसी बात नहीं है। हानि तो हुई है। अच्छा, मैंने देखा, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, ठीक है, भगवान राम की कृपा है, दीपावली का समय था, हानि हुई है लेकिन जनहानि नहीं हुई। ये बहुत बड़ी बात है। हम सब लोग अधिकारियों से बात कर रहे हैं, देखेंगे कुछ ना कुछ हल निकलेगा। अच्छा, फिर भी आपको नहीं लगता कि मौके पे फायर ब्रिगेड अगर पहुंच जाता तो? क्योंकि मैंने सारी वीडियो सिर्फ जलते हुए देखी है, लास्ट तक सब कुछ जल गया लेकिन बुझाने कोई नहीं आया। देखिए क्या है ना, हम सबको लगता है ये पटाखे थे, और पटाखे जहां पर कोई ऐसी बात नहीं है, जब और आग लगती है तो एक दो घरों से चलती है। किसी को यह भी नहीं मालूम था कि कब कहां से कोई चीज आ जाएगी। क्यों, जो रॉकेट हैं जिस जिस दुकानों में रखे थे, अगर इधर मुंह करके रखे हैं तो वह इधर भाग रहे थे, तो कोई डर रहा था जाने में। ये भी एक बात है कि कहीं इस दुकान से निकले और इधर न चला जाए, मतलब उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से पूरा पश्चिम, कहीं भी जा सकता। इसीलिए लोग थोड़ा अपने आप को बचाव करके वहां पहुंच नहीं पाए। नहीं, कौन नहीं पहुंच पाया? जो लोग दुकानदार भी थे, पास के आसपास के लोग भी थे, और जो जानकारी आई है, मैंने आपसे एक बार कह दिया ना कि कहीं ना कहीं त्रुटि थोड़ी फायर ब्रिगेड की है। नहीं है तो ऐसा विषय आया, अब उसकी जांच चल रही है, क्योंकि लोगों को विश्वास रहता प्रशासन। देखिए क्या है, से कोई दिक्कत नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, ये तो विषय जांच का है, वो सरकार कर रही है, अधिकारी कर रहे हैं, जब निकल के आएगा तो जनता भरोसा करती है, बिल्कुल भरोसा करती है, सरकार पे भरोसा, बिल्कुल भरोसा करते हैं, उस पर बरकरार रखने के लिए। नहीं, बिल्कुल होती है तो ऐसा लगता है कि नहीं, अचानक लोगों की, मेरी संवेदनाएं हैं, मेरे घर, फिर कह रहा हूँ मेरी संवेदनाएं हैं, और जिन लोगों के साथ ये हादसा हुआ, हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि अधिकारियों के साथ बैठकर कुछ हल निकल सके, उनके कुछ मतलब रोजी रोटी की दिशा की ओर। पूरा तो नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ उनकी सहायता की जा सकती। कुछ व्यापारी संगठन भी आए हैं उनकी मदद करने के लिए। उससे पहले एक और बड़ी घटना हुई हरिओम वाल्मीकि जी के साथ, सदर हॉस्पिटल के पीछे उनको कुछ लोगों ने मार के उनकी हत्या कर दी, और उसके बाद राहुल गांधी जी भी पहुंचे वहां पे। तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहोगे? आपने वीडियो भी डाली थी अपने देखिए क्या है, अभी इधर कुछ विगत दिनों से ड्रोन दिखाई दे रहे हैं, हवाई जहाज की आवाज सुनाई दे रही है, ऐसी ऐसी चर्चाएं विपक्ष कर रहा है। और यह भी कोई जानबूझ के हरिओम जी की हत्या का प्रयास नहीं था, लेकिन कुछ लोगों ने उसको चोर समझकर, राह चलते लोगों ने उनको मारने का काम किया है। ऐसी जानकारी हम सब लोगों के पास आई थी, सरकार ने संज्ञान लिया। हमारे सरकार के मंत्री आदरणीय राकेश सचान जी, समाज कल्याण मंत्री स्वतंत्र प्रभार आदरणीय असीम अरुण जी, सब लोग आए, वो वहां भी गए, यहाँ भी गए, और त्वरित उस पे जो भी उनको पैसा देना था उनको दिया, उनके बच्चों के परिवार को नौकरी देने का काम किया। अच्छा, वो लोग संतुष्ट हैं। अब उसके बाद कांग्रेस, जिसके पास कुछ नहीं है, आदरणीय राहुल गांधी जी, जब सब कुछ बीत गया, उन्होंने अपने जिन प्रदेश अध्यक्षों को भेजा, जब सब कुछ वो हो गया, तब वो ऐसी ओछी राजनीतिक हरकत करते हुए उसका प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। मैं ये कहूंगा कि अच्छा, वो खत्म हो। विपक्ष अगर कोई भी अगर आरोप लगाता है तो ठीक है, आपके विपक्ष हैं, लेकिन वो क्या 100% गलत होता है? उसके पीछे कुछ ना कुछ सच्चाई होती है, तभी तो विपक्ष उतनी स्ट्रांगली उस चीज को कह पाता है ना। देखिए क्या है, विपक्ष भी परिवार वालों से मिला है, हमारे सत्ता के मंत्रीगण भी उनसे मिले हैं। अब विपक्ष का काम है, कुछ देता तो है नहीं। नहीं, मेरा वो कहना ही नहीं था। मेरा ये कहना था कि आज हम 2025 पे बैठे हुए हैं, और आज भी ये कास्टिज्म, कास्ट को देख के भेदभाव करना, मैंने आपसे कहा ना, नहीं ये मैंने कहा ना, ये विपक्ष ही, इसके पहले भी देखो उड़ा रहा था ना, जब लोकसभा के चुनाव चल रहे थे, तो लोगों से कहा कि तुमको 1 लाख रुपया साल मिलेगा। ये जो कांग्रेस और समाजवादी के लोग हैं, इनकी एजेंसियां चल रही हैं। मैं गंभीर आरोप लगा रहा हूं,
और इसमें कहीं ना कहीं विदेशों का भी हाथ। अच्छा। इनको फंडिंग की जा रही है। नहीं, इनका नेटवर्क कांग्रेस का यहाँ खत्म है, कार्यकर्ता नहीं है। और इन्होंने अपने पर्चे घर घर पहुंचाने का काम किया, भराने का काम किया कि आपको 1 लाख रुपया साल में मिलेगा, 10,000 रुपया महीना। लोगों को गुमराह करके धोखे में रखकर अपने वोटों को डाइवर्ट कराया था। लेकिन धीरे धीरे जनता को सब समझ में आ गया। जब सरकार उनकी नहीं बनी तो जब कांग्रेस कार्यालय के लखनऊ पे जाके बहुत सारी महिलाओं ने धरना दिया कि हमने फार्म भरा था, अब हमको पैसा मिलेगा, तो वहां कोई मिला नहीं। 1 लाख नहीं मिला, 10,000 नहीं मिला। तो ये भ्रम फैलाते हैं। इन्होंने एक भ्रम और फैलाया कि संविधान खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा। वो बुक लिए घूमते रहे। वोट चोरी का? वोट चोरी का नहीं, ये संविधान में बदलाव कर देंगे। तो ये विपक्ष का काम है। ठीक है, ये सब छोड़िए ना। मैं कह रहा हूँ कि ये विपक्ष को छोड़ते हैं, कांग्रेस को छोड़ते हैं, सबको छोड़ते हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आज 2025 में हम बैठे हैं, क्या ये रियलिटी नहीं है समाज में कि आज भी लोग जाति के नाम पे भेदभाव करते हैं? देखिए, ये स्वाभाविक है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं, भेदभाव होती है। लेकिन भेदभाव कांग्रेस, समाजवादी, बसपा के लोग करते हैं। अच्छा। जाति की राजनीति वो लोग करते हैं। भारतीय जनता पार्टी जाति की राजनीति नहीं करती। उसका सीधा सा सवाल है कि आज देश में 60 उत्तर प्रदेश की बात मैं कर रहा हूं और पूरे देश की बात कर रहा हूं। 60 करोड़ लोगों को, गरीब परिवारों को अन्न दिया जा रहा है। तो क्या उसमें कोई जाति पूछ के दिया जा रहा है? भाजपा तो कहती है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और हम सबका प्रयास। भाजपा तो ये कहती है ना। तो हम लोग जातिवाद कहाँ करते हैं? नहीं, मैं आप पे आरोप नहीं लगा रहा। आप शायद मेरा सवाल नहीं समझ पा रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि आज 2025 में हम बैठे हुए हैं और 90% जनता पढ़ लिख गई है इन 70 सालों में। आज भी ये कास्टिज्म क्यों नहीं लोग? देखिए, अभी भी कुछ ऐसे लोग बैठे हैं। हाँ, मैं वही चाहता हूँ कि आप मैं फिर कह रहा हूँ, कुछ लोग ऐसे लोग बैठे हैं जो देश के प्रधानमंत्री की प्रभुता को देखना नहीं चाहते। उन पे भी झूठी आरोप लगा रहे हैं। वो लोग इसी तरह करते 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 खत्म हो जाएंगे और हम 2047 में विकसित भारत कर देंगे। ऐसी हम लोगों की कल्पना है। जी। मैंने आपके इंस्टा आईडी में देखा था, आप रेगुलरली लोगों को मोटिवेट करते हो कि आप मन की बात को कुछ सुनो। तो प्लीज हमारे पॉडकास्ट में आप बताइए, इसके पीछे आपको क्या रहता है कि आप लोगों को रेगुलरली आकर लोगों को क्यों कहते हो मन की बात सुननी? देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश के प्रधानमंत्री बहुत गरीब परिवार से आए हैं और स्वयं भी वो स्टेशन पर चाय बेचते थे। उन्होंने नीचे से देखा है, स्थितियों को भांपा है, और जो नीचे से देख कर आता है और कुछ करने वाला होता है तो आगे काम करता है। तो इस देश के जो प्रधानमंत्री हैं वह स्थितियों को भांप कर ही काम करते हैं। तो मन की बात, और मन की बात की रही, मन की बात, तो नीचे वो जीरो लाइन पर जाकर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत छोटे छोटे काम कर रहे हैं, उनको कोई जानता नहीं है। बहुत सारी ऐसी प्रतिभाएं हैं, खिलाड़ी हैं, सिंगर हैं, लेखक हैं, कवि हैं, जिनको कोई जानता नहीं और कोई नई नई चीजों को प्रयोग करते हैं, उन लोगों को कोई जानता नहीं है। प्रधानमंत्री जी, मन की बात को मैं बार बार कहता हूं कि लोग अपने मन की बात लोगों से शेयर नहीं करते हैं, लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री अपनी मन की बात को भी शेयर करते हैं और जो जनता की बात नीचे से निकल कर आती है वो सब कलेक्ट करके वो सबके सामने पेश करते हैं। उसमें से जो अच्छा निकल कर आता है उन प्रतिभाओं को मदद भी करते हैं और हम सबसे कहते हैं
जीव जंतु कुछ लोग पालने का भी काम करते हैं, कुछ लोग मारते हैं। नीचे से जब लोग बताते हैं कि इनको सुरक्षित कैसे रखना है, यह लोग सुरक्षित करते हैं, तो प्रधानमंत्री जी उनकी व्यवस्था को करते हैं। हम ग्राउंड में जाकर उन लोगों को चिन्हित करते हैं। प्रधानमंत्री जी के पास वो कलेक्शन होता है, उनकी टीम बैठी है, फिर इसको हम मन की बात में शेयर करते हैं। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि हमारे फतेहपुर में भी कोई ऐसा होना चाहिए जो फतेहपुर की जनता की मन की बात सुने? हर काम तो मोदी जी खुद आके नहीं कर सकते, तो हमारे फतेहपुर में ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई ऐसा व्यक्ति आए और फतेहपुर की जनता की, लोगों की मन की बात सुने और त्वरित कुछ काम करे? देखिए हम बता रहे हैं आपको, किसी के अंदर क्या चल रहा है इस पे कुछ नहीं कहा जा सकता। लोग प्रयास कर रहे हैं और प्रयास करेंगे तो सफल होंगे। लोग सुन भी रहे हैं, कुछ लोग हैं उसको इग्नोर कर रहे हैं। अगर वो इग्नोर करेंगे तो ये जनता सब जानती है, उनको भी इग्नोर करेगी, कोई भी हो। तो इस पे जो मन की बात सुनेगा, लोगों से जुड़ा रहेगा, वो स्वाभाविक है, वह जनता के दिलों में राज करेगा। वोट विषय अलग है, लेकिन जो भी हर जनता के मन की बात को सुनेगा, उनकी व्यथा को जानेगा, तो वह व्यक्ति जरूर उनका स्नेह प्राप्त करेगा। क्या मैंने जो सजेशन दिया आपको क्या लगता है ये कितना सच सही है? अगर हर शहर में अगर ऐसा कोई व्यक्ति आए, है ना, देखिए राजनेता बहुत है और राजनीति बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन मन की बात सिर्फ मोदी जी सुनेंगे ये जरूरी है? नहीं, मोदी जी मन की बात सुनते नहीं है। सॉरी क्या नाम, मन की बात सुनाते हैं लोगों से जो निकल कर आता है। मेरी बात है। और जब वो जो मोदी जी कोई अपनी बात नहीं रखते जी, मैं फिर कह रहा हूँ, आपके मन की बात वो लेते हैं और फिर उसको आपकी जो मन की बात निकल कर आ रही अपने मन में ग्रहित करके आपको नीचे देते हैं। ये है मन की बात। उनका कोई वो नहीं है, जो नीचे से निकल कर आता है वो उसको बताने का प्रयास करते हैं और उसकी मदद करने का प्रयास करते हैं, उनको आगे बढ़ाने का काम। यही सेम चीज अगर क्या नाम है हर शहर हर गांव में अगर ऐसा कोई व्यक्ति आ जाए, धीरे धीरे सब ठीक होगा। इसीलिए 2047 बोला गया है, धीरे धीरे होगा। काफी धीरे धीरे, ठीक है। अभी रिसेंटली मैंने देखा था एक पोस्ट, अंशु मौर्य यूट्यूब वाले बाबा आपसे मिलने आए थे, कैसे लगे वो आपको? देखिए क्या है ना, प्रतिभाएं हैं, वह लोग अपना भी काम करते हैं, लोगों को बताने का और सिखाने का भी काम करते हैं। ऐसे लोगों को निकलना चाहिए। जी जी। और वो आते हैं तो हम भी लोग उनसे बात करते हैं कि भाई ऐसा करो, ऐसा कर रहे हो तो अच्छा होगा। जी। वो भी जो उनको बताना होता है वो बता देते हैं। अभी आपने अपने कुछ दिनों में आपने देखा होगा कोविड के बाद खासकर कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स काफी हो गए हैं, वीडियो बनाने वाले लोग काफी आ गए हैं, तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं, किस नजरिए से देखते हैं? देखो ये सोशल मीडिया है, लोगों को जो सोशल मीडिया में दिखता है वही बिकता है, लेकिन ज्यादा जो मात्रा आ गई है, मैं लोगों से आग्रह करूंगा कि पॉजिटिव चीज डालें तो बेहतर है। कोई ऐसी चीज न डालें जो समाज को दूषित करे। नहीं, 90% मुझे लग रहा है कि ऐसी चीजें हैं जो आजकल दूषित करने वाली चीजें ज्यादा लोग देखते हैं और चलती भी ज्यादा है। देखिए, और लोग उन 10% लोग हैं जो अच्छा भी काम कर रहे हैं, उन 90% की वजह से वो लोग दब जाते हैं। नहीं, देखिए क्या है, धीरे धीरे लोगों को समझ में आ रहा है कि हमें देखना क्या है, हमें इससे क्या चीज निकालनी है। धीरे धीरे सुधार होगा और कुछ गलत होगा जब ज्यादा कोई चीज बढ़ जाती है। अभी आपने देखा होगा कि ऑनलाइन जो गेमिंग सिस्टम था वह घुन की तरह नौजवानों को खा रहा था। जैसे वो पकड़ में आया तो इस देश के प्रधानमंत्री ने उसको बंद करने का काम किया। तो इस पे भी ऐसा होगा, मुझे ऐसा लगता है कि अगर ज्यादा गड़बड़ होगी तो इस पे भी
सरकार हमारी विचार करेगी। नहीं, सरकार ने तो बहुत अच्छा काम किया था। मोदी जी ने तो अभी रिसेंटली इन्फ्लुएंसर्स के लिए अवार्ड शो रखा था, क्रिएटर अवार्ड शो। मोदी जी ने बकायदा जितने भी देश के 10% लोगों की जो मैं बात कर रहा हूँ, जो अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा कंटेंट बना रहे हैं, युवा को सही डायरेक्शन दे रहे हैं, उनको बुलाया, उनको अवार्ड दिया। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, उनकी नजर चारों तरफ है। उनकी टीम काम भी कर रही है, बहुत जबरदस्त काम कर रही है सोशल मीडिया पे। धीरे धीरे सब पे निगाह है कि कैसे, क्योंकि बहुत सारी चीजें विदेशों से भी आ रही हैं, चल रही हैं। हमको कैसे, चाइना से जो चीज आ रही है, ये ऐप कैसे बंद होगा, अमेरिका का जीमेल है तो यह कैसे रुकेगा। इसीलिए हम आत्मनिर्भर की ओर बढ़ रहे हैं कि अगर जीमेल बंद हो गया तो हमारा सब कुछ बंद हो गया। तो हम उनके पास निर्भर है ना, अभी निर्भर हैं। तो इसीलिए देश के प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर की बात की कि हम अपना स्वयं का सब कुछ काम करने। एज अ युवा मुझे काफी दुख होता है कि 70 साल तो हो गए ना, चाइना कहाँ से कहाँ पहुंच गया। आज भी हम कह रहे हैं कि नहीं और समय लगेगा। वो तो काफी गलत डायरेक्शन सब कुछ जा रहा है। देखिए वो बात सही है। मुझे ऐसा लगता है कि जल्दबाजी में बढ़ा तो जा सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन जो समय धीरे धीरे चलता है और समझने वाला सरकार में बैठ जाता है, प्रमुख पद पर जानने वाला बैठ जाता है, तो वह धीरे धीरे उनसे बहुत आगे निकल जाता है। उसका सीधा सा उदाहरण है कि आज हम अर्थव्यवस्था में चौथे नंबर पे आ गए। 11 नंबर से चलकर चौथे नंबर पे आ गए, और जो चौथे नंबर पे थे वो 5वें नंबर पे आ गए। तो हमने धीरे धीरे लय पकड़ी है। और जब कभी भी किसी भी देश में देश को समझने वाला, राष्ट्र निर्माण के साथ चलने वाला, अपनी जनता की भावनाओं को पकड़ने वाला जब मिल जाता है तो बहुत कुछ सब अच्छी तरह से फ्लो में चलने लगती है। और इस समय देश के प्रधानमंत्री जी बैठे, उनकी नजर है, वो जानने का प्रयास भी करते हैं। तो जैसे हमारे मोदी जी जितने भी सम्मानित क्रिएटर्स हैं उनको अवार्ड देते रहते हैं, जैसे भी हमारे लखनऊ है, कानपुर है ना, जितने भी सम्मानित क्रिएटर्स है लोग उनको सम्मान करते हैं। तो आपने भी कुछ ऐसा सोच रखा है? देखिए, मैं बिल्कुल, हम लोग करते भी हैं। जी जो समझ में आता है, जैसे शिवम तिवारी हैं, हमारा फतेहपुर के नाम से उनका पेज चलता है। मैं आज उनको भी सम्मानित करूंगा। जी, आज बहुत बड़ा शुभारंभ हो जाएगा इस चीज से। और मैं ये कहूंगा भी तिवारी जी को कि हमेशा हमारा जो फतेहपुर पेज है, जो पॉजिटिव चीज है, उस पे फोकस करेंगे तो और बेहतर होगा। ट्रू। ये मेरी सलाह है। और आज मैं सम्मानित कर रहा हूँ, कल हो सकता है मुख्यमंत्री जी सम्मानित करें, बिल्कुल। हो सकता है प्रधानमंत्री जी सम्मानित करें, क्योंकि वो उन्होंने हमारे फतेहपुर को आगे बढ़ाने का काम किया है। एक और कुछ भी फतेहपुर में हो रहा, उसको संदेश के रूप में सरकार को पहुंचाने का काम करते हैं। जी। तो अध्यक्ष जी, जैसे आपने हमारा फतेहपुर शिवम तिवारी जी को सम्मानित करके बताया कि हाँ, ये भी एक रोजगार का तरीका होता है कि उन्होंने खुद से अपनी मेहनत की, है ना, और आज इस मुकाम में पहुंचे हैं कि फतेहपुर में हर एक इंसान उनको जानता है ना। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि फतेहपुर के युवाओं के लिए आपको क्या मैसेज है जो बेरोजगारी से परेशान है बहुत ज्यादा? देखिए, ऐसा है, हर नौजवान को तो नौकरी नहीं मिल सकती। जरूरी भी नहीं हर इंसान नौकरी की तैयारी कर रहा हो। वो एक सीमित व्यवस्था है। हाँ, इसीलिए देश के प्रधानमंत्री में बार बार कह रहा हूँ, जो आत्मनिर्भर की बात आती है, आत्मनिर्भर बनिए। हाँ, गूगल भी हमारा होना चाहिए, यूट्यूब भी हमारा खुद का होना चाहिए, फेसबुक भी हमारा खुद का होना चाहिए। वो उसकी प्रक्रिया उन्होंने चालू कर दी। इस चीज में हम चाइना से सीख सकते हैं ना। चाइना ने ये सब खुद कर लिया है, उसने सारी एप्स खुद की बना ली है,
ठीक है, बुराइयां हैं, लाख बुराइयां हैं हमारे सामने चाइना पे, लेकिन कुछ अच्छाइयां भी हैं जिससे हम सीख कर उसको अडॉप्ट कर सकते हैं खुद की लाइफ में, खुद की जिंदगी में, खुद के देश को आगे बढ़ाने में। देखो मैं एक बहुत बड़ी बात आपको कहने जा रहा हूं। भारत ने एक टारगेट तय किया है इस देश के प्रधानमंत्री ने 2047 का, और ऑपरेशन सिंदूर में जो भी हमारे स्वदेशी हथियार थे, यानी कि ब्रह्मोस है, मिसाइलें हैं, उन्होंने अपनी क्षमता मारक को दिखाया है। इसीलिए जो बाहरी, चाहे अमेरिका हो या वो अन्य देश हो, वो बौखला गए हैं कि भारत अब अपने वैज्ञानिकों, अपने जो वहां के लोग हैं, साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर्स हैं, यहाँ के जो लोग, उनके सहारे दिनों दिन प्रगति कर रहा है। और जो लोगों के हथियार थे, अब लोगों को भारत पे भरोसा हुआ है, और भरोसा इसीलिए हुआ है कि इस देश का प्रधानमंत्री जो निर्णय लेता है वो बिल्कुल सटीक निर्णय लेते हैं और कभी पीछे नहीं हटते। लेकिन अमेरिका जैसे देश के राष्ट्रपति अपनी ही बातों में लोगों को झूठा प्रचार करते हैं कि मेरी भारत से बात हो गई है प्रधानमंत्री जी से। प्लीज उनका नाम लीजिए आप। किनकी बात कर रहे हैं आप? मैं चाहता हूं आप उनका नाम ले कि वह रूस से अब तेल नहीं खरीदेंगे। ये भ्रामक प्रचार। लेकिन अब सोशल मीडिया में बैठे हैं हम सब लोग, और जब आप यह सवाल करते हो तो मेरे मन में एक प्रश्न आता है कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ा आईटी का हब हिंदुस्तान बन गया है। मैं मानता हूं कि चाइना हमसे अभी आगे है, अमेरिका हमसे आगे है, लेकिन जो आईटी के हमारे बच्चे हैं वो दुनिया में उनको कोई छू नहीं रहा। इसलिए जो और देश हैं वो भारत से टैलेंट लेके जाते हैं। भाई गूगल में तो सुंदर पिचाई बैठा हुआ है ना? तो आप ये यूट्यूब का जो सीईओ है वो एक इंडियन है। नहीं, मैं क्या कह रहा हूं, जिस दिन हमारे बच्चे छोड़कर चले आएंगे और हमारी सरकार उनके मन मुताबिक जो वह लोग काम कर रहे हैं वहां, और इस सरकार बिल्कुल मन में रखे हुए है, किसी समय भी हम अपने उन प्रतिभावान बच्चों को वापस बुलाकर उनको उसी पैकेज में रखेंगे। तब हम बताएंगे कि भारत कहाँ है। वह लोग भी सोचेंगे, पहले लोग डराने का काम करते थे, अब भारत डराने का काम करता है। हम दुनिया में सबसे बड़े मार्केट है हमारी। हमसे जो टकराएगा वो हम मार्केट में चल नहीं पाएगा। आप यह सोचो। इस चीज को जल्दी करना चाहिए। मैंने फिर कहा ना, 2047 का समय है, धीरे सब कुछ सही हो जाएगा। आपकी फीड में वो रील आई थी जिसमें बताया गया था कि बाहर के एक साइंटिस्ट हैं, युवा साइंटिस्ट हैं, जो भारत के लिए कुछ करना चाहते थे। वो अपनी वहां की जॉब, अपनी लग्जीरियस जॉब छोड़ के, लग्जीरियस लाइफ छोड़ के वो यहाँ पे आए थे, और उनका ये मानना था कि मैं मेरा टैलेंट, मेरा नॉलेज इंडिया के लिए काम आए। लेकिन वो जहाँ पे फ्लैट लेकर रहे थे, वहां बाहर कुछ अराजक तत्व, गुंडे, जिनके पास कोई काम तो होता नहीं, बेरोजगार जिनकी हम बात कर रहे थे, वो आए और उनकी गाड़ी में बार बार छेड़खानी करने लगे। और जब वो नीचे आया कि तुमने मेरे ऐसा क्यों किया, यहाँ पे ये सब क्यों कर रहे हो, ये गलत तरीके से गाड़ी क्यों खड़ी कर रहे हो, तो उसके संग मारपीट की और इतना मारा उस साइंटिस्ट को जान से मार दिया।
ऐसी घटनाएं होती हैं हमारे भारत में। ये अपवाद है। अभी आप अमेरिका की स्थिति को देखो, वहां क्या चल रहा है, फिर भी भारत में कुछ नहीं है। और ये अपवाद है। ये आप ये मानो कि एक घटना है, या कोई जानबूझकर उसको अंजाम नहीं दे रहा था। अगर अंजाम देना होता तो उनको बताने की जरूरत न पड़ती, तो घटनाक्रम है। लेकिन और ये गलत अपवाद मैसेज में गया है होता ना, है। देखिए गलत मैसेज गया है। देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, मैसेज तो एक आम नागरिक की अगर हत्या होती तो वो भी मैसेज गलत है। वो तो हमारे वैज्ञानिक थे। लेकिन जो अचानक कोई घटना होती है वो कभी भी हो सकती है। बहुत सारी चीजें उनमें सरकार विचार कर रही है कैसे रोकना है। मैं देखता हूँ मैंने आपसे जब बात की है, पॉडकास्ट में भी बात की है, तब मोदी जी का काफी नाम लेते हैं। मोदी जी क्या है, मोदी जी देश को राह दिखाने वाले लोग हैं और दुनिया को सच्चाई दिखाने वाले लोग हैं। मोदी जी चाहते हैं कि भारत विश्व गुरु बने, और वो उनके मन में परिकल्पना है। आज हम चौथी अर्थव्यवस्था में आए हैं, मुझे लगता है बहुत जल्द हम तीसरी को छूने वाले होंगे। बहुत बढ़िया। बट फिर भी कभी भी ऐसा, क्योंकि है तो वो भी एक इंसानी, तो कभी भी आपको ऐसा लगा है कभी भी जीवन में, इतने सालों से 2014 से मोदी जी हैं, तो कभी उनके अंदर कोई कमी दिखी आपको कि हाँ देखिए ऐसा इसको और बेहतर तरीके से ये कोई प्रश्न नहीं है। जो भी मानव है उसके कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी होती है, लेकिन कोई ऐसी बात हम मन से खटक रही। देखिए कोई बात नहीं, कभी कभी फिर कह रहा हूँ, जब आदमी 100 में 95 काम ठीक करता है, और काम करने वाले से ही आप तो प्यार करते हैं। आप मैं क्या कह रहा हूँ, जो आप प्यार करते हो तो जो मैंने कहा ना, नजरअंदाज जो भी काम करेगा गलती उसी से होगी। जो काम ही न करेगा तो उससे गलती काहे की होगी। तो काम करने वाले हैं, वो गलती होती रहती है, उसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। बढ़िया। तो हम लोग युवाओं की बात कर रहे थे, तो युवाओं को आप क्या मैसेज देना चाहोगे आज हमारे पॉडकास्ट में, कि वो अपने लाइफ में वो बड़ा बन सकें और हमारे इस इंडिया को भी बड़ा बना सकें? ऐसा क्या कार्य करें वो? मैं तो अपने नौजवानों से कहूंगा कि पहले राष्ट्र है, फिर धर्म है, फिर हम लोग नीचे की कड़ी है। देश कैसे सुरक्षित रहे इस पे भी नजर रखना है, क्योंकि आप आने वाले इस देश के भविष्य, सत्ता और सब कुछ आपके हाथों आने वाली है। इसलिए बहुत सोच समझकर, किसी के बहकावे पे ना आके अपने सभी कामों को ईमानदारी निष्ठा के साथ करते चले जाएं, और जो दिखाई दे रहा है कि अच्छा हो रहा तो अच्छे के साथ रहें। आप नौजवान हैं, बहकने का काम ना करें, लोगों को जोड़ने का काम करें, लोगों के बहकावे में ना आए। कुछ लोग तो चाहते हैं कि नौजवान भड़के और हम उसका लाभ उठाएं, लेकिन यह हिंदुस्तान है, यह भारत है। यहाँ बहकाने वालों को ही किनारे बैठाल दिया जाएगा। जो भी बहकाने वाले लोग, लेकिन भारत को वो तोड़ नहीं पाए। मैंने वही कहा ना कि उनको किनारे बैठाल दिया जाएगा। अब हमारा नौजवान जाग चुका है, नव चेतना आ गई है। जग जागृत के साथ साथ नौजवान हर काम में बढ़ चढ़ का हिस्सा ले रहा है। और मुझे ऐसा नहीं लगता कि भारत का नौजवान वो देख रहा है कि देश किसके हाथों में सुरक्षित है, भारत की सीमाएं किसके हाथों में सुरक्षित हैं, और देश का नेतृत्व किसके हाथ में है। उसने पहले भी देखा है और आज भी देख रहा है। जो भी हमारा युवा है, 18 साल से 22 साल तक का युवा, वो अपनी लाइफ में बड़ा बनना चाहता है, तो बड़ा बनने के क्या प्रिंसिपल्स होते हैं? बड़ा कैसे बना जाता है? देखिए क्या है, सपने देखने चाहिए, लेकिन खुली आंखों से देखने चाहिए। व्यक्ति को अपने
अंदर मंथन करना चाहिए, नौजवान को मंथन करना चाहिए। बड़ा बनना ये सब कुछ नहीं है। अगर आप संस्कार के साथ बड़े हो रहे हैं, एड ऑन है वो, तो आप बड़े हो। और आप गलत कामों से बड़े हो रहे हो, तो मुझे ऐसा लगता है वो मेरी नजरों में गलत है। बिल्कुल गलत है। अगर भारत का युवा अगर गलत संस्कारों के साथ वो बड़ा बनता है, तो वो दूसरे जो बाहर के लोग हमें देखेंगे तो क्या देखेंगे कि भारतीय ऐसे होते हैं। अगर संस्कारों के साथ आप सक्सेसफुल होगे तो ज्यादा बेटर होगा वो। तो अब मैं ये जानना चाहता हूँ कैसे बने, मतलब आपके हिसाब से उन्हें क्या करना चाहिए? जो हमारे जो युवा हैं 18 साल से लेकर 22 साल तक के युवा हैं, उन्हें ऐसा क्या करना चाहिए कि वो जिंदगी में बड़ा बने? क्योंकि वो बड़ा बनेंगे, वो पैसा कमाएंगे, हमारा भारत आगे बढ़ेगा। वो ज्यादा से ज्यादा टैक्स पे करेंगे हमारे भारत नहीं, मैं देखिए क्या है, उसमें बहुत सारे विषय हैं। विषय ये है कि पहले तो आप ईमानदारी से अपने लगन से अपनी शिक्षा को पूरा करो। ठीक है, पहला काम। एजुकेशन इज मस्ट। जब एजुकेशन रहेगी तो आप किसी कोने पे जाके कुछ कर सकते हो। और मैं युवाओं को कहूंगा कि सरकारी नौकरियों की तरफ न जाकर आप अपने व्यापार की तरफ, छोटे व्यापार चालू करो। हर 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 युवा अगर सिर्फ नौकरी मांगेगा ही तो नौकरी देगा कौन फिर? आप नौकरी देने वाले बनिए। मैंने बड़े सपने देखिए। मैंने वही कहा ना कि हम छोटा व्यापार भी करेंगे तो 5 लोग उसमें काम करेंगे। उन 5 परिवारों के लोग काम करेंगे। वही आप कुछ ऐसा करो, छोटे छोटे काम करो और अपने कामों को बढ़ाएं। अगर नौकरी मिलती है तो अच्छी बात है, और मन में अपना विजन लेके चलना चाहिए। नौजवान पहले तय करे कि हमारा विजन क्या है। भटका हुआ इंसान कभी बड़ा नहीं बन सकता, जाएगा किधर। पहले अपना विजन तय करे कि हमारा विजन क्या है। फोकस क्लियर होना चाहिए कि हाँ मुझे जाना कहाँ है। और जिस दिन उसने फोकस तय कर लिया, जो मन में उसने रख लिया कि हमको केवल मछली की आंख में यह तीर को चलाना है और वो आंख में ही लगना है, उस दिन उसका विजन पूरा हो जाएगा। बहुत ही बड़ी बात कही आपने। जिस दिन विजन क्लियर हो गया, फोकस क्लियर हो गया, तो बड़ा बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन फिर भी जो घर के ताने होते हैं, जितनी चादर है उतने पैर फैलाओ, बड़े सपने मत देखो। अपने बाप को देखा है, तुम्हारा बाप ये काम करता है, तुम इतने बड़े सपने देख रहे हो। उन तानों से कैसे बचे? छोटी जात के लोग इतने बड़े बड़े सपने नहीं देखते हैं, वो उन तानों से लोग अपने आप को कैसे बचाएं? नहीं, देखो क्या है, चाहे हमारा घर हो चाहे आपका घर हो, जब आप अच्छा करोगे, अच्छे संस्कारों के साथ रहोगे, तो आपको ताने नहीं मिलेंगे, प्रोत्साहन मिलेगा। और वही प्रोत्साहन आपको राह दिखाएगी, और जो राह दिखाएगी उसी राह में चलते चलते उस मंजिल को हम, उस मुकाम को हम पाने का काम करेंगे। नहीं, वो तो बन जाने के बाद होता है। आप किसी भी युवा से अगर आप पूछोगे तो आप यही सुनोगे कि उनके घर वाले ही ऐसा पहले एक कैप लगाते, एक ढक्कन, एक बोतल होती है ना, उसके ऊपर पहले ही कैप लगाते, तुम्हारा ये दायरा है, तुम इससे ज्यादा नहीं बढ़ सकते। देखिए बचपन से ही दायरा सिखाया जाता है। ऐसा नहीं, हमारे इंडियन घरों में। मैं सर्व समाज में लोगों के साथ बैठता हूँ, तो मेरा समाज के उन लोगों से भी कहना है, पहले जाति बंधन से हटो। ठीक है, पहला काम। और बच्चे को उनके मन की भावनाओं को समझो, उनके मन में चल क्या रहा है। हाँ। उनके साथ बैठें, उनके साथ खेलें, अपने बेटे की भावनाओं को जानें, और जिस ओर बच्चे का रुझान हो उसको खुली छूट दो, उस ओर उसको ले जाओ। जबरदस्ती अगर किसी को भी आप यह प्रयत्न करो कि आपको इधर जाना है और बच्चे के मन में ठिठक है, तो उसको रोकना है। माँ बाप को भी समझना है कि हमारा बेटा किस ओर जा सकता है, वो उनके माँ बाप।
इस पे भी ध्यान देना पड़ेगा माँ बाप, बहुत जरूरी है। तो अगर ध्यान दे देंगे तो मुझे ऐसा लगता है अपने बच्चों की जो गलत दिशा की ओर जा रहा तो उस पे तो कमांड करो। ये भी नहीं है कि अगर उसका मन पूरा छोड़ दिया, हाँ, खुला छोड़ दिया, वो गलत रहा जा रहा तो आप खुला करो। एक्सट्रीम चीजें कुछ भी गलत है, एक्सट्रीम कंट्रोल करना नहीं वही करोगे, मैं जो मैं बोल रहा हूँ वो भी गलत है, और एकदम से छूट देना वो भी गलत है। इसलिए हमको अपने बच्चे पे निगरानी रखनी है। हमको अपने बच्चे की सत्यता की अगर कोई बात आती है तो जानना भी है कि अगर कोई व्यक्ति बता रहा कि हमने यहाँ देखा है तो उसको सुनना है, ना कि उसको जवाब देना है। जब बच्चा घर आए तो उसको समझाना है, हाँ, तब जाके ये सुधार हो। बहुत बड़ी बात बोली आपने। इसी प्रक्रिया में किताबें पढ़ना कितना इम्पोर्टेंट है। आजकल तो सोशल मीडिया हो गया है, किताबें जैसे हमारा जो इंडियन कल्चर था कि किताबें पढ़नी है, वेदों में सारा नॉलेज है, किताबों में सारी है ना विद्या है, वो तो आज से खो सी जा रही है। तो आजकल किताबें पढ़ना कितना इम्पोर्टेंट है, आपको लगता है कि हाँ अगर युवाओं को आगे बढ़ना है, देश को आगे बढ़ना है, तो किताबों का कितना महत्व है? देखिए दोनों का महत्व अलग अलग है। ठीक है, किताब एक जीवन का पार्ट है, पूरे जीवन का पार्ट है, और जो इंटरनेट है, जो गूगल है, यह पार्ट अलग है। क्योंकि गूगल में भी जो फीड होता है वो किताब से पढ़कर ही फीड होता है। सच बात है। तो मेरा तो यही कहना है कि हर एक नौजवान को रात्रि में कम से कम 1 घंटे अपनी किताबों को पढ़ना चाहिए, अपने समाचार पत्रों को पढ़ना चाहिए। और जो यह करेगा वो निश्चित आगे सफलतम की ओर बढ़ेगा। ज्ञान आपकी चाहे जितनी उम्र हो जाए, ज्ञान कभी पूरा नहीं होता। सच बात है, और बांटने से और बढ़ता है। और किताबों से ही अपना जीवन है। यही ऐसा धन है, ज्ञानी वो धन है जिसको बांटने से और बढ़ता है, इसलिए कमता नहीं है। मेरा सोचना है, मेरा आग्रह है, बहुत लोग क्या करते हैं, जैसे आप मोबाइल लिए हो तो आप इसको पन्ने में भी लिख सकते थे जी, लेकिन एक सरलता है, हाँ, कि हमने इसमें कर लिया, फिर कर लिया। इसका तो ये कभी बैटरी चली गई, ये तो आग जैसा है। मैंने क्या कहा ना, आग से जल भी सकते कभी हो, कभी खाना बना, मैंने फिर कहा कभी बैटरी चली गई, कभी गिर गया, कभी कोई इसका ऐप चला गया, कुछ भी हो सकता है जी। लेकिन जो वह धन है वो कहीं नहीं जाता, सदा रहेगा आपके साथ, सदा रहेगा। दोनों का अध्ययन करना चाहिए। जो मोबाइल में है उस पे भी अच्छी चीजों को पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए, लेकिन अपने जो घर में किताबें हैं, जो हमारी वेद और पुराण है, उसको भी थोड़ा थोड़ा पढ़ना चाहिए। बिल्कुल, किताबों के साथ साथ अपने जड़ों को नहीं खोना है। अगर वह लेके चलोगे तो आपके साथ संस्कार मौजूद रहेंगे। बहुत बढ़िया। तो ज्ञान के साथ साथ ध्यान का कितना महत्व है, मेडिटेशन? देखिए क्या है, ध्यान तो आप यह मान के चलो, ध्यान आपको सीधे ऊपर कनेक्शन देता है। जब आप ध्यान करते हो और ध्यान करते करते जब आप मस्तिष्क पे आपके यहां पर आ जाता है तो वो सीधे कंसल्ट हो जाता है, सीधे संपर्क हो जाता है। ध्यान बहुत सी जो चीजें हैं जो आपके मन को दूसरी ओर ले जाता है, जो भी चीजें करते हैं, लेकिन ध्यान एक ऐसी चीज है वो बहुत सी चीजों को समेट कर रखता है, आपका मन इधर उधर नहीं लगता। हर नौजवान, हर व्यक्ति को 20 मिनट 15 मिनट ध्यान जरूर शुरू करना चाहिए, 5-10 मिनट से चालू करना चाहिए जी, बिल्कुल चालू चाहिए। ध्यान भी जीवन का अंग है। आप करते हो? बिल्कुल करते हो। कभी कठिनाइयां आती हैं, इतने बिजी शेड्यूल रहता है आपका, कभी इस फंक्शन में जाना है, इस कार्यक्रम में जाना है, तो एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करके, रेगुलरिटी मेंटेन कर पाते हो ध्यान करने में? जब आप योग करेंगे, ध्यान करेंगे या जिम करेंगे तो आपका दिल, दिमाग
और जो मस्तिष्क की नसें हैं वो पूरी तरह से खुली रहेंगी। जब आप मन से बिल्कुल साफ रहोगे, योग करोगे, तन से बिल्कुल ठीक रहोगे, तो आप पूरे दिन चुस्त और दुरुस्त रहोगे। जैसे हमने वो बात की थी ना, बड़े बनने की बात की थी, तो बड़ा तो इंसान तभी बन सकता ना जब ज्ञान और अपना मन और मैंने तन कहा, दोनों मजबूत रहे। मैंने कहा ना, विजन क्या है, बहुत बड़ी बात है। पहले आप विजन तय करो कि हमें करना क्या है। फिर अपने बड़ों के साथ बैठो, अपने माता पिता के साथ बैठो। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो जिधर आपका विजन है वो उन लोग जो काम करते हैं उनके साथ बैठो, फिर अपने काम को आगे बढ़ाओ, निश्चित बड़े बनोगे। आपको सबसे अच्छा जो हमने भी बात की थी ध्यान, मेडिटेशन, तो कौन सी मेडिटेशन आपको ज्यादा सरल लगती है? एक मेडिटेशन ना तो जाप, जिसमें आप जाप करते हो, वो मेडिटेशन अच्छी लगती है? सिंपल ओम? देखिए क्या है, ओम तो ऐसा है जिसमें पूरी दुनिया समाहित है। जब आप ओम करते हो, सांस भरते हो या सांस रोकने का प्रयत्न करते हो, तो जितनी भी आपकी नेगेटिव ऊर्जा है वह निकल जाती है, और जो पॉजिटिव ऊर्जा है वो आपके शरीर में रह जाती है। बहुत बढ़िया। क्या मैं एक छोटा सा आग्रह कर सकता हूँ आपसे? बताएं। कि हमारे युवाओं को आप क्या 30 मिनट आप एक उनको डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं कि सही तरीके से ध्यान कैसे करते हैं? देखिए, अभी जो हम करते हैं इसी सोफा में, हाँ, इसी सोफा में आप कैसे अगर ध्यान करना है कुछ नहीं, आप अपनी सांसों को खींचें। कोई जरूरत नहीं कि आप अलोम विलोम करें। आप कितनी देर रोक सकते हो, दोनों आंख बंद करेंगे और अपनी सांस को ऊपर की खींचोगे, तो उससे कई लाभ भी है। जब खींचोगे तो फेफड़ों में वो हवा भरेगी, उससे आपके फेफड़े भी मजबूत होंगे और आपकी सांसों की क्षमता वह भी बढ़ेगी, क्योंकि पूरा खेल पूरा सांसों का है, बाकी कुछ नहीं है। योग में भी सब कुछ सांसों का ही खेल है। तो मैं आपको बता रहा हूं, अगर 1 मिनट अगर आप करके दिखा, मैं ऐसे बैठ के कर देता हूं। जी, बिल्कुल बिल्कुल। और सांस में भी नाक से नहीं निकालना, मुंह से ही निकालना। मतलब सांस लेना नाक से है, पूरा दोनों से लेना है, नाक मुंह दोनों से जाती है, लेकिन छोड़ना मुंह से। बहुत बढ़िया। और यह प्रतिदिन करेंगे तो अभ्यास का, जी, या बैठे हो सुकून से, तो मैं तो 1 मिनट तो कर लेता हूँ। लाभ मिलता है, बहुत लाभ है, पूरा सब लाभ ही लाभ है। दिन भर मन स्वस्थ रहता है, सब रहता है, काम करने का मन करता है, थकान नहीं लगती। और मैंने अभी बीच में देखा था कि आप एक्सरसाइज वगैरह की वीडियोस भी डाल रहे थे, जिमिंग वगैरह भी आपने स्टार्ट कर दिया था। तो क्या आप उस चीज को कंसिस्टेंसी कर पाते हो, कंसिस्टेंटली कर पाते हो? बिल्कुल लगातार कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, लगातार करता हूँ। वो
व्यायाम है, वो कभी कभी करते करते काम में इतना ज्यादा लोड आने की वजह से वो चीजें थोड़ा सा छूट नहीं जाती? नहीं छूटता है, लेकिन छूटता है, लेकिन मेन जो होता है, जो कभी टहलना हुआ तो छूट गया तो दूसरे टाइम कर लिया, या जब मौका मिला तब कर लिया। जी जी जी। एक दिन छूटता है तो दूसरे दिन फिर चालू हो जाता है। हाँ, ये बहुत जीवन में प्रक्रिया है, वो अगर बंद करेंगे तभी नुकसान है। नुकसान कुछ नहीं, ले आपके शरीर पे थोड़ा सा हो रहा है। आपने अच्छी खासी जिंदगी देख ली है, तो आपका दृष्टिकोण, आपका विचार डेथ को लेके क्या है? क्या है, किसी ने किसी का जीवन नहीं देखा और ये तय है, इसलिए इस पे बात ना की जाए तो बेहतर है। जी। जो सत्य है वो सत्य जी, इसलिए इसको आगे न बढ़ाएं। एकमात्र जो सत्य है वो सत्य है, बस ये मान। फिर भी कोई ऐसी चीजें आपके अंदर हो जो नहीं, मृत्यु से पहले आपको करनी है? नहीं, ऐसी कोई सी किसी को भी मालूम नहीं है। नहीं, आपके अंदर कोई प्रण हो, है ना, कि हाँ इन चीजों को तो कौन सा प्रण का है, कैसे है, जो लोग ये सोचते हो अलग बात है। जैसे कुछ चीजें बहुत ही लंबी है, जैसे मैं भी अगर आपसे कोई सवाल पूछता हूँ तो आप कहते हो नहीं 47 का वेट करो, 47 तक का वेट करो, तो कुछ चीजें होती हैं कि तुरंत नहीं होती हैं, उनको करने में समय लगता है। अपना अपना आत्मविश्वास है। तो कुछ चीजें ताकत के साथ हमको क्या करना है जी, अपने मस्तिष्क को कैसे रखना है, स्वास्थ्य को कैसे ठीक रखना है। कुछ चीजें ऐसी बचाई जा सकती हैं, बढ़ाई जा सकती हैं, लेकिन रोकी नहीं जा सकती। वो तय एक सीमा है। किसी नौजवान को खड़ा कर दो और किसी सीनियर को खड़ा कर दो और उसको 1 किलो घी पिला दो और आप यह बोलो कि इसके बराबर दौड़ लोगे क्या, तो यह संभव नहीं है। और अगर होता भी है तो यह अपवाद है। इसलिए जो सच है वो सच है, वो होकर रहेगा, उसकी कोई समय सीमा तय नहीं है। अभी हम लोगों ने यूथ की काफी बात की है, तो आजकल आपने देखा होगा अपने आसपास भी और सोशल मीडिया में भी देखा होगा कि आजकल के जो यूथ हैं वो पहले जैसे उनके अंदर वो मर्दों वाली चीज क्वालिटी नहीं है। ये आपने फील किया है ऐसा? आजकल के बच्चे हैं बहुत जल्दी डिप्रेस हो जाते हैं, बहुत ही जल्दी रोने लग जाते हैं। क्या है, ये हो गया, क्या है, हमको जो हमारा परिवार है हमको अपने बच्चों पे कंट्रोल करना पड़ेगा। बहुत सारी बाहरी चीजों को परहेज करना पड़ेगा। हम मना तो करते हैं बच्चों को, दूसरों को, लेकिन अपने बच्चों को पिज्जा खिलाते हैं, अपने बच्चों को चाउमीन खिलाते हैं। अगर इन सब बाहरी चीजों से बचना है, इन बाहरी चीजों से बचना है, अगर अपने बच्चों को चिड़चिड़ेपन से बचाना है, खिलाइए। उसकी भी एक व्यवस्था है कि हमें कब खिलाना है। 1 सप्ताह में 1 दिन पार्टी कर लिया, हमें डेली चाउमीन नहीं खाना। और आप अगर इस ओर जाओगे तो आप अपने जीवन को यह मान के चलो कि डिप्रेशन में डालो। उन पेरेंट्स को आप क्या कहना चाहोगे जो बच्चों को रियल लाइफ में नहीं आने देते, हर चीज में उनके आड़े आते हैं, उनको रियल लाइफ का एक सिनेरियो नहीं मिल पाता? 23 साल के हो गए, 25 साल के हो गए, उनको मतलब रियल लाइफ देख ही नहीं पाते, हर चीज में उनको पैसा दे दिया। पैसा कमाने से भी तो एक आपको रियल लाइफ फेस करते हैं ना, आप प्रॉब्लम्स को फेस करते हो। कोई भी प्रॉब्लम आई माता पिता सॉल्व कर देते हैं। ऐसा देखो क्या कह रहे हैं ना, फिर मैं कह रहा हूं आपको संस्कार अपने घर से मिलेंगे। हमको अपने बच्चे की फीलिंग को समझना होगा। अभी बच्चा छोटा है तो हमको कैसे रखना है, उसकी हर जिद को पूरा नहीं करना। वही जिस परिवार में बच्चे की हर जिद पूरी की जाती है
वो स्वाभाविक है अपने जवानी के उस पड़ाव आने तक बिगड़ जाएगा। डेफिनेटली। इसलिए फिर मैं कह रहा हूं कि माता और पिता को हमको शुरू से ही देखना पड़ेगा कि हमको अपने बच्चे को कैसे संभालना है, कैसे रखना है, और जो ये लोग सोच कर चलते हैं उनके बच्चे अच्छे होते हैं, ये तय मानो। तो जो युवा है हमारा ये पॉडकास्ट देख रहा है, ठीक है, वो अपनी लाइफ में पावरफुल बनना चाहता है, तो पावरफुल कैसे बनते हैं लाइफ में? देखो, पावरफुल कई प्रकार के होते हैं। पावरफुल आपके शरीर से भी होता है, पावरफुल अधिकारी बनने से भी होता है, पावरफुल जनप्रतिनिधि में होता है। लेकिन पहले वो तय करे कि हमारा विजन क्या है। जब तक विजन नहीं तय करेगा वो पावरफुल की लाइन को नहीं ढूंढ पाएगा। लक्ष्य पहले विजन तय होना चाहिए। और मैं बार बार कहता हूं, जब भी कहीं कोई बात आती है तो कहूंगा कि हर माँ बाप को, हम सबको, बेटा जिधर की ओर जाना चाहता है, अगर वो सही रास्ते में जाना चाहता है या उसका दिमाग इधर से इधर जाना चाहता है, तो जो इधर है उसको उधर नहीं जाने दें। अगर वो गलत रास्तों में जाता है तो वहां रोकना है, और अगर सही रास्ते में जाता है तो उसके साथ खड़े रहना। बस। बहुत बढ़िया। अब हमारा लास्ट सेगमेंट है रैपिड फायर राउंड, जिसका आंसर आपको एक लाइन में या फिर एक शब्द में देना है, ठीक है? तो आपको ये मैं जानना चाहता हूँ कि बीजेपी क्या सिर्फ हिंदुओं की पार्टी है? देखिए, ये सनातन की पार्टी है, हम सनातन के लिए काम करते हैं, बस। तो क्या क्या नाम है, और जो बाकी जो मुस्लिम हैं, क्रिश्चियंस हैं, उनके लिए कोई काम नहीं होगा? देखिए, सनातन से पहले कोई नहीं आया, इसलिए हम सनातन को ही सब कुछ मानते। नहीं, आरोप लगता है जैसे आप ऐसी बात हम तो जो देख भी रहा है आपको, वो मुस्लिम नहीं। आपने सवाल किया 1 मिनट का। जी। तो हम सनातन के लिए निकले हैं, सनातन के लिए काम कर रहे हैं। जो भी सनातन के लिए काम करेगा, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे, क्योंकि सब यहीं से आए हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कभी भी, मैं पुनः कह रहा हूं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, जो बार बार आप लोग आरोप लगाते हैं, लोग लगाते हैं, तो मैं कह रहा हूं जो 60 करोड़ गरीब लोगों को अन्न दिया जाता है, क्या उसमें जाति पूछी जाती है क्या? तो भारतीय जनता पार्टी कहां, कौन वो लोग ऐसे हैं जो आरोप लगाते हैं? जो आरोप लगाते हैं वह जातिवाद की राजनीति करते हैं। नरेंद्र मोदी जी, उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? मैं तो यही कहूंगा कि दुनिया के सबसे सफलतम व्यक्ति हैं, और इनके ही रहते बहुत जल्द आपको भारत विश्व गुरु बनते दिखाई देगा। ठीक है। राहुल गांधी जी, आप, एक पटाखा होता है जो बहुत दिनों से रखा रहता है, जब उस पर कुछ लगाओ तो उसकी बत्ती भर जलती है, बाकी वो आवाज नहीं करता, फुस हो जाता है। तो उनकी बात करना मेरी समझ में कोई ऐसी बात नहीं। ठीक है। योगी जी तो फायर ब्रांड नेता हैं और सनातन के लिए लड़ते हैं, मोदी जी के साथ कंधे से कंधा मिला के चलते हैं, और जो भी सनातन के लिए काम करेगा वही देश में राज करेगा। आपकी फेवरेट जगह फतेहपुर में? अब मेरी तो पूरा फतेहपुर मेरा फेवरेट है, कोई जगह नहीं मेरी ऐसी। सोशल मीडिया को आप कैसे देखते हैं? सोशल मीडिया को मैं देखता हूं कि जो भी समाज में बहुत सारी विसंगतियां हैं, कुछ लोग उनको भी दिखाने का काम करते हैं, कुछ लोग पॉजिटिव भी दिखाने का काम करते हैं। लेकिन मैं कहूंगा कि कुछ लोगों को सोशल मीडिया से दूर रहना चाहिए,
जैसे कि जो लोग फर्जी आईडी बना लेते हैं, फर्जी फोटो लगा लेते हैं और वो फोटो लगाकर लोगों को गुमराह करते हैं, फेक आईडी, वो सोशल मीडिया को बदनाम करते हैं। ऐसे लोगों से भी बचना है, हम सबको जागरूक होना पड़ेगा। ऐसे लोगों को पता करके उन पे FIR कराना चाहिए। ठीक है। अनूप कुमार पॉडकास्ट के बारे में आपका क्या कहना है? क्या है, अब आप लोग निकले हो ये फतेहपुर में, मुझे ऐसा लगता है कि पहली बार ये चालू हुआ है जी, और आप लोगों ने एक बीज बोया है। तो मैं तो यही आप सब लोगों को कहूंगा कि पेड़ कैसे अच्छा से अच्छा बढ़ता रहे, ऐसी खाद पांच डालना कि हरा भरा बना रहे। बिल्कुल। कभी भी जब कहीं भी इंटरव्यू पे जाना या कभी किसी पेड़ को बढ़ाना तो उसमें ज्यादा खाद न डालना, यूरिया न डालना, कोशिश करना कि सब कुछ स्वदेशी करना। जब स्वदेशी करोगे तो शरीर भी अच्छा रहेगा, वह पेड़ भी अच्छा रहेगा, जो उसमें फल निकलेगा वो बहुत सुंदर फल होगा और जो उस फल को खाएगा वह सुंदर की तरह दिखेगा। बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो जाते जाते एक लास्ट मैसेज जो आप इंडियंस को देना चाहते हो, हमारे भारतीयों को देना चाहते हो? बस दीपावली अभी आपके सामने गुजर कर गई है, निकल कर गई है। आप सबके जीवन में इसी तरह के दीपक का उजाला जलता रहे, खुशियों के दीपक आपके मन में जलते रहें। जो छोटे छोटे दीपक हैं वह दूसरे के लिए तो टमटमाएं, लेकिन अपने जीवन में कैसे जगमगाएं, उन दीपकों को विशेष ध्यान देना है। मैं यही ढेर सारी शुभकामनाएं अपनी जनता को देना चाहता हूं और जो मेरे शुभचिंतक हैं उनसे भी यही बात कहूंगा कि जहां जरूरत हो वहां खुशियां बांटो, जो कमजोर लोग हैं उनका सहारा दो और अपने जीवन, अपने लक्ष्य को अगर प्राप्त करना है तो सबके दुख और सुख में तो सब लोग खड़े रहते, लेकिन दुख में जरूर खड़े होकर जो आपसे बन सके उनकी सहायता। अपने जीवन का लक्ष्य यही बनाना पड़ेगा आपको।